यानी हकीकत तो ये है कि कारपोरेशन ने लिख करके दिया है कि हमारे पास बुनकर बाज़ार के कागजात नहीं है। जब महावितरण की थी 30 यूनिट जलता था हर व्यक्ति का, 30 यूनिट की बिल 120 रुपया 130 रुपया। ये जो अजाब आया ये किसकी वजह से आया? हमारे नुमाइंदों की वजह से आया। डिसाइड टुडे की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम हर उस मुद्दे को जानने की कोशिश करें और जानने के बाद आपको बताने की कोशिश करें जिसका जानना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये मुद्दा ऐसा है कि मालेगांव शहर में बुनकर सदियों से आबाद है, कपड़ा सदियों से बनाया जा रहा है, लेकिन यही जो जिस्म पे कपड़ा पहनाने वाला बुनकर इसके खुद जिस्म पे कितने जख्म हैं ये किसी को बता नहीं सकता। और जो इसका इलाज के लिए या इसके परेशानी को हल करने के लिए लोग अभी तक के सामने आए हैं, वो नहीं लगता कि वो उसका इलाज कर पाएंगे, उसके जख्म को संवार पाएंगे, उसके जख्म भर पाएंगे। लेकिन हम सवाल करते रहेंगे हर उस आदमी से, हर उस तंजीम से, हर उस सियासी जमात से जो बुनकरों की वोट लेता है और कारपोरेशन से, क्योंकि कारपोरेशन बुनकरों से टैक्स लेती है। इब्राहिम भाई, आप चूँकि सियासत में बहुत एक्टिव रहते हैं और मैं समझता हूँ कि हर सियासी पार्टी को आपने बखूबी देखा हुआ है, तो जब बुनकर का मामला आता है, क्योंकि ये मालेगांव के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ मामला रहता है, बुनकरों का कोई भी मामला, क्या मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछूंगा, क्या ये जो तहरीक आप चला रहे हैं ये सियासी है या गैर सियासी है? सबसे पहले तो मैं, आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, मैं आपके इष्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो कहा कि आप तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सही बात है। मैं शहर के तमाम सियासी पार्टियों के साथ रहा, तमाम सियासी लीडरान के साथ रहा। मैं हर लीडरान के साथ अपने वक्त के साथ रहा, वक्त के साथ काम किया और वक्तन फ़क्तन सबसे मिलता रहता हूँ। और मैं बुनकर नहीं हूँ, मेरी बुनकर न मेरा काम बुनकर है, न मैं बुनकर लूम के ताल्लुक़ से कुछ जानता हूँ, मगर बुनकरों का शहर है। मेरे साथ में जो लोग उठने बैठने वाले हैं, मज़दूर मेरे दोस्त है, सरमायादार जो लोग कारोबार चलाते वो मेरे दोस्त हैं, मेरे संबंध के लोग हैं, तो उनकी तकलीफ़ों को मैं देखता हूँ। मैं अक्सर तामाकाटे की तरफ से जब जाता हूँ तो मुझे देख कर के बड़ी हैरत होती कि शहर के अलीशान घरों में रहने वाले, लाखों करोड़ों रुपये का लेन देन करने वाले, सड़क के किनारे गडर के ऊपर टूटे पटरे पर बैठ करके वो करोड़ों का बिजनेस करते, करोड़ों का सौदा करते। और जब उधर से हम आगे आते हैं तो हमको अंजुमन चौक दिखता है, जहाँ पर हमारी माँ बहनें, अंजुमन चौक एक लेडीज़ का बाज़ार फेमस है, वहाँ पर वो अलीशान शोरूम में जा कर के अपनी चीज़ें 10, 12, 25, 50 रुपए की खरीदती है। मैं ये फ़र्क महसूस करता हूँ। वहाँ से जब हम देखते हैं कि सब्ज़ी भाजी पाले वाले, उनका एक मार्केट है जिसको काडर मार्केट कहते हैं। ये लोग वहाँ से जाके अपना सामान, अपना वो ऑफिस में बैठ करके, एक तरफ मैं देखता हूँ तो माल बेचने वाला गादी पे कुर्सी पर बैठता है, माल खरीदने वाला उसके सामने बैठता है। जब उनका पैसों का व्यवहार होता है, लेन देन होता है, और ये 100, 200, 1000, 500 के व्यवहार के अंदर इतना डिसिप्लिन है। और हम जब देखते हैं कि यार ये शहर जिसको हर लीडर जो आता है वो मज़दूरों की हमदर्दी, सेठों की हमदर्दी, मालेगांव शहर बुनकरों का शहर है, बुनकर सनद है, और मालेगांव शहर का चक्का अगर चलता है तो बुनकरों से चलता है। और उनकी ये कंडीशन, शहर के ज़िम्मेदारान ने आज तक कभी शहर के बुनकरों के लिए अच्छी सोच रखे, ऐसा मुझे नहीं लगा। इसलिए अक्सर हम सलीम भाई, हम लोग संघर्ष समिति पे बैठकर ये बात किया करते थे कि यार
कुछ ना कुछ तो इसके अंदर करना चाहिए, डेवलप आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो वो हिसाब से हम लोगों ने इसके अंदर ये जद्दोजहद की और इसमें हम लगे हुए हैं। मगर जब हम बुनकर बाज़ार में गए तो वहाँ का बावा आदम ही निराला निकला। यानी हकीकत तो ये है कि कारपोरेशन ने लिख करके दिया है कि हमारे पास बुनकर बाज़ार के कागजात नहीं है। अच्छा, मैंने जो माहिती लगाया, मैंने जो सवाल किया था उनसे, मेरा सवाल था कि मालेगांव बुनकर बाज़ार की बुनियाद कब रखी गई अच्छा, और किस सदर बल्दिया के दौर इख्तिदार में रखी गई, और उस वक्त के कौन से ऐसे दूरअंदेशी सोच सोचने वाले मेंबर थे जिन्होंने उसके ऊपर ये विषय लाया था, और किसने विषय लाया था और किसने उसको सहमति किया था। मैंने वो नाम मांगे थे, मगर वो नाम वो लोग ने दिए, वो बोले हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, उसमें खर्चा कितना आया और ये इमारत बनने के बाद इसका डिजाइन कैसा था, इसकी ड्राइंग कॉपी होना चाहिए, मिलना चाहिए थी। हमने वो मांग करे थे तो वो हमको दिए ही नहीं। उन्होंने हमको ये एजोटेरियम हॉल की माहिती दी है। तो वो फिर इतना खर्चा बनाया किसने है? वो जब उसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर वो दुकान वालों ने खुद बनाया है कि क्या है? अब शहर में तो एक चीज़ ये है कि नाम शब्बीर सेठ का चलता कि उस वक्त तो ये नहीं, पैसा किसका लगा है? कारपोरेशन का लगा है, पर्सनल पैसा लगा है, जब वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड ही नहीं है, और जो रिकॉर्ड दिए उन्होंने तो ये कंपनी के नाम से, ये स्कीम के नाम से दिए, और तो स्कीम में भी इतना पैसा। रिकॉर्ड में वहाँ पे क्या बना? बुनकर एडोटेरियम हॉल, बुनकर बाजार आप कह रहे हैं, आपकी तंजीम कह रही है कि कारपोरेशन कह रही है? ये आपके सामने उसके जवाब है। कारपोरेशन कह रही है कि वहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कारपोरेशन के सही सिक्के हैं, ये कारपोरेशन की कॉपी है। इसीलिए हमने उनसे कॉपी यानी जेरेक्स के ऊपर कलर का सिक्का मार कर सही मार करके लिए। ब्लू कलर का उनका सिक्का है कारपोरेशन का। तो मालेगांव शहर में जो बुनकरों के हक में बोलने वाले लोग हैं, क्या उन्हें ये बात का इल्म नहीं है? शायद मुझे लगता है कि नहीं है। तो आप लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि शहर में जो बुनकर तंजीमें हैं, जो बुनकरों के लिए, बुनकरों के मसाइल के लिए 10 दिन बंद करना है, 2 दिन चालू करना है, माल रोकना है, माल बंद करना है, ऐसे लोग जो इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो तहरीकें, इन तमाम लोगों से जा कर के हम मुलाकात करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि हमारे लिए कोई एक जगह होना चाहिए, हमारा अपना, जैसे बुनकर भवन नाम होना चाहिए, जैसे बुनकर बाज़ार है, बुनकर हाउस, बुनकर हॉल, बुनकर बाज़ार, ऐसा एक नाम होना चाहिए। और वहाँ पर बुनकर अपने जब चाहे जब मीटिंग ले, अपने प्रोग्राम रखे, वहाँ पर वो सारी सुविधाएं होना चाहिए जो एक कारोबार चलाने के लिए एक ऑफिस में होती है। हमारी कोशिश ये है कि कारपोरेशन ने उसको वैसा करना चाहिए। और क्यों कि कारपोरेशन के मातियत है, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। तो ये हम तमाम लोगों से अभी मशवरा करेंगे। ये तो अभी सिलसिला चल पड़ा है, अब चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत दूर तक चलेंगे। कब उठाया था ये मुद्दा? कब से यानी आप लोग लेके चल रहे हैं ये मुद्दा? तो देखो उसके ऊपर अभी हमको उन्होंने जो तारीख, आप इसमें कब से लगे हुए हैं, बुनकर बाजार या बुनकरों के ताल्लुक से? हम तो कमोबेश इसके पीछे 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे थे। 1 साल से? हाँ। अच्छा, एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि आपकी इस तहरीक से किसी सियासी लीडर को फ़ायदा और किसी सियासी लीडर को नुकसान हो सकता है, कि आप वो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, हमारी उसके ऊपर वो सोच ही नहीं है। ये तो वो जाने जिनको इसके ऊपर सियासत करना है। हम तो एक काम के मकसद के लिए निकले आप हैं। बुनकरों के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, शहर, जिस शहर का नाम जिससे चलता है, बुनकरों यानी मालेगांव शहर का नाम पॉरलूम से चलता है कि पॉरलूम का शहर। तो हम ये चाहते हैं कि जो जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ का कारोबार का ऑफिस भी होना चाहिए, बुनकर भवन भी होना चाहिए। आप जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त बुनकर हैं, जो मजदूर हैं वो बुनकर हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, क्या पैगाम देंगे?
इस ताल्लुक से? इस ताल्लुक से तो हमारा यही पैगाम रहेगा कि शहर की जो तंजीम बुनकर जो तंजीमें चलाने वाले ज़िम्मेदार हैं, हम हर एक कारखानेदार से जा कर के तो नहीं मिल सकते, और हम मिलने के बाद वो हमको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, हमारे ऊपर भरोसा भी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम शहर के बहुत बड़े सियासी घराने से नहीं है, सियासी ख़ानदान से नहीं है, सियासत हमारी रोज़ी रोटी नहीं है। हम एक खुलूस दिल के साथ और खिदमत खल्क के मकसद के लिए कोई भी काम लोक संघर्ष समिति करती है। लोक संघर्ष समिति के पास ना कारपोरेटर लड़ने का कोई प्रोग्राम है, ना असम्बली लड़ने का कोई प्लान है। हाँ, इलेक्शन आता है, वक्त के ऊपर फैसला होता है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। जो शहर के हक में आप सिर्फ जागरूक करने का काम हमारा है और हम वो काम कर रहे हैं। तो हम हर बुनकर के पास तो नहीं जा सकते। हम जो बुनकर यानी जो तंजीमें बुनकरों को इकट्ठा करती है, 8, 9, 7, 8 तंजीमें जो भी है, हम उनको एक दिन दावत देंगे और उन्हीं के साथ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उन्हीं के साथ लेंगे और उसके अंदर आप लोग को भी बुलाएंगे, शहर के तमाम यूट्यूब चैनल को बुलाएंगे, तमाम प्रेस अखबार वालों को बुलाएंगे और उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे मसाइल क्या है, क्योंकि जिसका जो कारोबार करता है उसको उसके मसाइल ज़्यादा अच्छे समझते। ये हम लोग तो जो है वो दूर ऊपरी ऊपरा से जो देखते हैं वो मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं। शहर के अंदर इतनी सैजिंगे है, इतना कारोबार है और मालेगांव शहर के मजदूरों को ये नहीं मालूम है आज तक कि मालेगांव लेबर ऑफिसर कहाँ पर है। तो हमको लेबर ऑफिस पे भी जाना है कि उसने मालेगांव के बुनकर मजदूरों के लिए क्या किया और क्या करने वाले हैं। उनका जो यहाँ पर उसके डिपार्टमेंट के संबंधित जो काम है, हम वो काम को भी शहर के अंदर उजागर करना है सलीम कानून के तहत। हाँ सलीम साहब, एक आखिरी सवाल, बुनकरों के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए बुनकरों को बेदार होना ज़रूरी है या ओहदा हासिल करना ज़रूरी है? हमारे शहर का बुनकर जो है ना वो हर वक्त बेदार रहता है। अच्छा, मैं समझता कि पावर लूम का धंधा एक ऐसा धंधा है कि आदमी अपनी जो पूंजी लगी हुई है ना बिजनेस में, उसको 10 मिनट में बता देगा कि इतना रुपया भीम पे है, इतना रुपये में ये गांठ तैयार पड़ी है, इतना रुपया मेरा साइजिंग में पड़ा है, इतना रुपया यहाँ पड़ा है। इन्हें कितना बेदार है समझ लो अपने बिजनेस के लिए। मैं उन बुनकरों से ये अपील करता हूँ कि जब आप अपने बिजनेस के लिए इतने बेदार हैं तो अपनी सनत के लिए, अपनी बका के लिए, उसके लिए भी बेदार रहो कि तुमको कौन धोखा दिया, कौन नहीं धोखा दिया, किसने तुमसे क्या वादा किया था और तुम्हारे साथ क्या किया। आज देखो कलकत्ता कंपनी की जो बिजली ठेकेदार क्या कर रहा हो, मैं घरगुती के बिल के ताल्लुक से बात कर रहा, जिस घरगुती का बिल 80 रुपया आता था, मैंने उनकी बिल देखा तो फिक्स रेट 110 रुपया मीटर भाड़ा। 110 रुपया, यानी तुम इस्तेमाल करो या मत करो, तुम लाइट जलाओ या मत जलाओ, 110 रुपया उसका मीटर का भाड़ा है। अब एक घरेलू घरगुती कनेक्शन का बिल 300 रुपये के नीचे नहीं है। जब महावितरण की थी 30 यूनिट जलता था घरगुती का, 30 यूनिट की बिल 120 रुपया, 130 रुपया। ये जो अजाब आया ये किसकी वजह से आया? हमारे नुमाइंदों की वजह से आया। हमने जिनको चुन कर दिया उनकी वजह से इस शहर में ये अजाब आया और उसके बाद भी हम छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने शहर में ये किया, ये किया, ये किया। आज अगर इस शहर के अंदर 1 लाख घर है तो 300 रुपया 1 लाख घर से अगर वो वसूल कर रहे हर महीना, तो आज हमारा कितना रुपये का नुकसान है।
आज ये बिजली कंपनी कितने रुपये का फायदा हमसे उठा रही। इसी तरह आज 2-3 दिन से शहर के अंदर अखबारात में भी ये है कि पावर लूम कारखानों पर रेड, कलकत्ता कंपनी है पावर हाउस लिमिटेड, ये कारखानों पे जाके मीटर चेक कर रही, कहीं ये कर रही, कहीं वो कर रहे, कहीं हमारा मीटर लगेगा, ऐसा करेगा वैसा, यानी जैसा सामने वाला है वैसी पूड़ी बांध के दिया जा रहा है। और कुछ लोग अखबार में सिर्फ बयान दे रहे अपने लीडर होने का कि हम कंपनी को देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब सब हो जाएगा तब करेंगे। बुनकर जब लूट जाएगा उसका बिजली मीटर जो है वो जमा हो जाएगा, तब तुम करेंगे, तहरीक चलाएंगे। और तुम इस शहर के ठेकेदार है ना, सियासी। शहर के ऊपर अगर कोई मुसीबत हो, तुम्हारा काम है ना तहरीक चलाने का, क्योंकि इलेक्शन पे वोट लेने तुम आते ना। वो किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल, किसी भी पार्टी का, ये उनका काम है। जब बुनकर का कारखाना बंद हो जाता, मीटर जमा हो जाता, तब बुनकर किसी को फ़ोन लगाएगा कि मेरा मीटर जमा हो गया, ऐसा हो गया। यही अगर कोई एक ऑफिस रहेगी, कोई बुनकर भवन रहेगा, तो वो बुनकर वहाँ जाएगा, वहाँ ऑफिस पे बैठने वाला आदमी जो भी बुनकर उनको जिम्मेदारी देंगी, उनकी शिकायत लेंगे। यही बुनकर भवन का एक प्रेशर इन कंपनियों पे भी होगा। हम ये क्यों भूल जाते कि इत्तेहाद और उसमें बरकत है। हम हमारी ताकत को खुद मुंतशिर कर रहे हैं। हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब हमारे पास डिसिप्लिन होगा, हमारे पास गाइडलाइन होगी, तो हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। और सही रास्ते पे चलने से हमारे ऊपर जो बार बार मुसीबतों का आना है, सूद के रेट बढ़ जाना, बिजली के दाम बढ़ जाना, सरकार की तरफ से भेजी हुई हर मुसीबत को हम तहरीक के ज़रिए हल कर सकते, बातचीत के ज़रिए हल कर सकते। पर उसके लिए हमारा जो नुमाइंदा हो वो सही होना चाहिए। साइड टुडे की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम हर उस मुद्दे को जानने की कोशिश करें और जानने के बाद आपको बताने की कोशिश करें जिसका जानना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये मुद्दा ऐसा है कि मालेगांव शहर में बुनकर सदियों से आबाद है, कपड़ा सदियों से बनाया जा रहा है, लेकिन यही जो जिस्म पे कपड़ा पहनाने वाला बुनकर, इसके खुद जिस्म पे कितने जख्म हैं ये किसी को बता नहीं सकता। और जो इसका इलाज के लिए या इसके परेशानी को हल करने के लिए लोग अभी तक के सामने आए हैं, वो नहीं लगता कि वो उसका इलाज कर पाएंगे, उसके जख्म को संवार पाएंगे, उसके जख्म भर पाएंगे। लेकिन हम सवाल करते रहेंगे हर उस आदमी से, हर उस तंजीम से, हर उस सियासी जमात से जो बुनकरों की वोट लेता है और कारपोरेशन से, क्योंकि कारपोरेशन बुनकरों से टैक्स लेती है। हम सवाल पूछते रहेंगे। ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत के साथ इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमसे राब्ता ज़रूर करें। हम वो सवाल भी उससे मुताल्लिक अफराद से पूछने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।